गाड़ी खोल दिया इधर है सर, गाड़ी अभी इधर से है ना, ते काय बसतात ना. आपलं सांगायचं करणं फोन कर यावेळी इतके वाजता मी चौकात उभा आहे. बोला बोला. साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा के लिए देश भर में चुनाव हो रहा है। उसके साथ महाराष्ट्र में, कर्नाटक और आंध्र में असेंबली का भी चुनाव हो रहा है। अभी मैं कर्नाटक से टूर से वापस जा रहा हूँ। बॉम्बे से होकर, गुजरात से होकर, राजस्थान से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक पहुंचकर मुझे 5 तारीख को दिल्ली वापस पहुंचना है। ये जो चुनाव का पहला चरण है, उसकी तैयारी के लिए मैं देश के कोने कोने में घूमा हूँ और घूमते फिरते आप लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ। महाराष्ट्र में हमारा कोई ज़्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन फुले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोगों ने इस देश के शूद्र और अति शूद्र समाज की मूवमेंट खड़ी की है। जिस शूद्र और अति शूद्र की मूवमेंट महात्मा फुले ने पूना से शुरू की, छत्रपति शाहू महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे दूसरे देश के कोने कोने में महापुरुषों के साथ मिलकर उसको देशव्यापी बनाया। तो इस मूवमेंट को आज समझकर मैं लोगों को समझाने में लगा हूँ और इस मूवमेंट के आधार पर मैंने शूद्र और अति शूद्र की को अपने पैरों पर खड़ा करके जिस शूद्र और अति शूद्र समाज को 6000 जातियों में मनुवादी समाज व्यवस्था ने बांटा है, तोड़ा है, उनको जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाकर, बहुजन समाज बनाकर, बहुजन समाज की पार्टी बनाकर हम लोग आगे बढ़े
और खुशी की बात है हमारे लिए कि 96 में ये पार्टी नेशनल पार्टी बनी। इलेक्शन कमीशन के रूल के हिसाब से नेशनल पार्टी तब बनती है अगर वो 4 सूबों में मान्यता मिल जाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, इन 4 सूबों में 96 में मान्यता मिली और बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी। 98 में फिर चुनाव हुआ, फिर ये देश की चौथे नंबर की पार्टी बनी। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम के बाद चौथे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी और इस चुनाव में हम इस पार्टी को देश की तीसरी शक्ति बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी ये देश की तीसरी शक्ति वोट और सीट के हिसाब से। आज तक तो हम लोगों ने वोट का ही ख्याल रखा है, क्योंकि वोट के आधार पर ही मान्यता मिलती है, वोट के आधार पर ही सारा कारोबार होता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने पोस्ट इलेक्शन सीन को ध्यान में रखते हुए सोचा है कि इस बार हमें सीट का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए 10% सीट और 10% वोट हासिल करने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी है। पिछली बार भी अगर हमें 1,70,00,000 वोट देश में पड़ा है तो उसमें से 1,40,00,000 उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश हमारा मेन स्टेट है। 7 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश प्लस 7 स्टेट्स। उत्तर प्रदेश में हम 85 पार्लियामेंट्री सीटें लड़ा रहे हैं और इन 7 स्टेट में 65 लड़ा रहे हैं। टोटल 150 सीट हम इन 7-8 सूबों में लड़ा रहे हैं और ज़्यादातर तो हमें इधर ही जोर देना है, यही हमारा मेजर सेंटर है। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी है तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रू सेंस में इसको नेशनल बनाना है। ये 4-5 सूबों में तो मान्यता मिली है, इस बार मेरी कोशिश है कि 9-10 सूबों में मान्यता मिले और आने वाले चुनाव में अगले साल ये 15-20 सूबों में इसको मान्यता मिलनी चाहिए। आमच्याकरता कशा रीतीने केलं त्याची थोडक्यामध्ये माहिती सांगणार आहे। मित्र समोर प्रत्येक पक्षामध्ये वेगवेगळे कॅन्डिडेट वेगवेगळ्या समाजाचे दिसत आहेत। त्याचं प्रथम गणित कांशीराम साहेबांनी मांडलेलं आहे, हे प्रत्येक पक्षाने विसरता कामा नये। दुसरी गोष्ट, यावेळेस आम्ही बहुजनांची भाषा करतो, खऱ्या अर्थाने बहुजन समाज आमच्या बरोबर आहे का याचाही विचार आम्ही करत असतो। त्याच्यामध्ये 1 नंबरला सुद्धा येऊ शकतो, ते साहेबांनी आपल्या समोर सांगितलेलं आहे।
दृष्टी गोष्ट जरा खेडोळ भाषेमध्ये सांगतो. आपण खेड्यामध्ये गेलो तर खेड्यामध्ये तर सर्वांना माहितीच आहे, सापाचे 2 प्रकार असतात. काही जोरात चालणारे साप असतात, काही हळू चालणारे साप असतात. मित्र, साहेबांच्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हणलं, हमें अगर कोई ड्रैगन देता है तो जितना स्लो ड्रैगन देंगे उतना स्लो हम काटेंगे नहीं, उतना हम फास्ट उसको काटेंगे. तर त्याचं उदाहरण एक सांगतो. ते करते आमचा समाज अडाणी आहे. मित्रांनो, 50 वर्षात देश स्वतंत्र होऊन 50 वर्षाच्या इतिहासामध्ये जर खऱ्या अर्थाने या लोकांना या भारतामध्ये खरी लोकशाही नांदवायची असेल तर सर्वात प्रथम या लोकांनी ज्यांनी आतापर्यंत सत्ता भोगल्या त्यांनी प्रथमतः शिक्षणाचं माध्यम हे खेड्यापाड्यापर्यंत न्यायला पाहिजे होतं. त्यांनी नेलेलं नाहीये. दुसरी गोष्ट, प्रशासकीय खात्यामध्ये जे शिकले ते त्यांनी वर आणले. त्याचे एक उदाहरण सांगतो थोडक्यामध्ये की भारतीय जनता पार्टीच्या 13 महिन्याच्या स्वच्छ कारभाराचा एक प्रकार की पुढच्या पिढीला स्वतःच्या जीवावर कसं राहता येईल. त्यांनी एक साधं उदाहरण केलं. क्लास 1 ऑफिसर लोकांना 30,000 रुपये पगार करून टाकला. त्यांना जर आज पेन्शन केली तर 16 ते 17,000 रुपये पेन्शन बसणार. अहो, आमची लोक शिकलेलेच नाहीये. जे शिकलेले आहे तिथपर्यंत गेलेले तुम्ही त्यांना डावलताय. तर तुमच्या 30,000चा पगार आहे तुम्ही त्यांच्या करता केला का आमच्या करता केला? पहा, तुम्ही विचार करा. म्हणजे अशा काही पॉकेट त्यांनी बनवून ठेवलेले आहेत की जेणेकरून पुढचे 100 वर्ष 50 वर्ष आपल्या स्वतः करता काहीतरी आपल्याला करून ठेवलं पाहिजे. म्हणून बहुजन समाजाला जेवढं विक्रत ठेवायचं, जेवढं सपोर्ट ठेवायचं, जेवढं वंचित ठेवायचं तेवढं ठेवत राहणार आहे. आणि त्यामुळे बहुजन समाजाला जागे करणं हे प्रथम काम हे बहुजन समाज पार्टीचं फुले आंबेडकरी चळवळीच्या विचाराची जोर आहे. दुसरी चळवळ आहे आमच्या भारतामध्ये, दुसरी चळवळ आहे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. फुले आंबेडकरी चळवळ आहे. आम्ही नाव नाही ठेवत, पण जाता जाता एक उदाहरण सांगतो. आम्ही फुले आंबेडकरी चळवळीचे खंदे कार्यकर्ते, खंदे वाहून घेणारे कार्यकर्ते आज त्यांची तुम्ही बघताय. गोपुडी काय, भवानी काय. आमची लोक विचार आमचा त्यांच्या लावणीच्या बळी. अरे, तुम्हाला जर खरंच लाज वाटत असेल तर तुम्ही या ना बीएसपी मध्ये. आज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भारतभर 3ऱ्या नंबरमध्ये येते. तर तुम्हाला आपापसात भांडण्याची गरज काय? ते बी फुले आंबेडकरांचं नाव घेऊन तुम्ही भांडा ना. महात्मा गांधींच्या चळवळीचं नाव घेऊन भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधींचं नाव घेते. काँग्रेस वाले महात्मा गांधींचं नाव घेतात. अहो, एक तिकीट करता 1 कोटी रुपये एका रात्री तिकडे करतात. ते आपल्या बहुजन समाजाला याची कल्पना आहे नाहीये. कसे काय आमच्या समाजाचं भलं करू शकतात? सांगताना मात्र एखादी जाहीर सभा घेतली की फुले आंबेडकरांचा फोटो लावणार आणि आम्ही यांचे विचार तुमच्यापर्यंत येणार आणि तुमच्याकरता आम्ही तरी काहीतरी करणार. गरज आम्हाला त्यांची नाहीये. हा, ठीक आहे, इथून मागे आमचा समाज अडाणी होता, आता कुठं शिकत चाललेला आहे. कार्यकर्ते तयार होत चाललेले आहेत. 2 जाती एकत्र जोडण्याचं काम चालू आहे, होत आहे. हेच काम आम्हाला वाढवायचे. तुमच्या आश्वासनाची किंवा तुमच्या विचाराची गरज नाहीये. मित्रांनो, हे स्लो पॉयझन मी मागे सांगितलं की भाजप हा ड्रॅगन आहे. ड्रॅगन स्लो पॉयझन आहे. तो इतका स्लो पॉयझन सोडत आहे की पुढच्या 50 वर्षामध्ये येणाऱ्या पिढीसाठी आज पुन्हा चातुर्वर्णाची पद्धत कशी आणावी म्हणून शुल्लक करण्याकरता नागरिकत्वाची भाषा करतात. अरे, घटनाकारांनी घटना लिहून दिली, तुम्ही घटना जर व्यवस्थित अंमलात आणली तर तुम्हाला नागरिकांचा प्रश्नच येत नाही ना. तुम्ही बाईच्या विरोधातील विदेशी आहे म्हणून बोंबला, त्याच्याशी आम्हाला काय गेले? तुम्ही पण तिचं नाव घेऊन आम्हाला का दुखावता? तुमचं तुम्ही काही करा ना. म्हणून पुन्हा एकदा बहुजन समाजातील ओबीसी समाज असेल, बीसी समाज असेल, मायनॉरिटी समाज असेल, एसटी असेल, या सर्वांना पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो. आपल्या
काही वार्डामध्ये, काही विधानसभेमध्ये, काही लोकसभेच्या ठिकाणी उमेदवार जरी नसले तरी आमच्या विचाराला पुढे नेणारे नेमके उमेदवार कोण आहेत याची पडताळणी करा. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृतीस वंदन करून आजच्या सभेचे सभामंचावरील आमचे बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, बहुजन समाज पार्टीनं पुणे लोकसभा व हवेली पर्वती भवानी व बोपोडी मतदारसंघामध्ये उमेदवार उभे केलेले आहेत. या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीरामजी इथे येत आहेत. त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहे. थोड्याच वेळात सभामंचावर येणार आहे. माननीय कांशीराम साहेब येत आहेत. मित्र, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा आणि विधानसभेच्या इलेक्शन मध्ये उतरलेले आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या समोर राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय काँग्रेस, भाजप, शिवसेना याही पार्ट्या या निवडणुकीमध्ये उतरलेल्या आहेत. बाकी जे पक्ष आहेत व बहुजन समाज पक्ष आहे, या पक्षामध्ये जो फरक आहे तो आपण जर लक्षात घेतला, सर्व पक्ष आपापल्या उमेदवारासाठी मतदार मागताय. बहुजन समाज पार्टी आपल्या उमेदवारासाठी मत मागताय. मत दिल्यानंतर काय होतं, सत्तेवरती पक्ष येतात, सत्ता करतात. आजपर्यंत काँग्रेस, जनता दल आणि इतर पक्षांनी या देशावरती राज्य केलंय. 50 वर्षाचा इतिहास आपल्या समोर आहे. या 50 वर्षामध्ये या देशातील गोरगरीब जनतेचे प्रश्न किती सुटले आहेत, सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न किती सुटलेले आहेत, याचा आपल्याला गांभीर्याने विचार करायचा आहे. बहुजन समाज पार्टीला इलेक्शन मध्ये का उतरावं लागतं? बहुजन समाज पार्टी या देशामध्ये, या देशावर राज्य का करू इच्छितो? त्याचं कारण असं आहे की बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन समाजाची पार्टी आहे. जे पक्ष आहे ते 15% उच्चवर्णीयांचे पक्ष आहेत. बहुजन समाज पार्टी ही 85% दलित शोषित समाजाची पार्टी आहे. दलित शोषित समाजाचा प्रतिनिधित्व भारताच्या पार्लमेंटमध्ये दिसून येत नाही. काय त्याचं कारण आहे की मत हे आपण अशा पक्षांना देतो की अशा पक्षाचे प्रतिनिधी निवडून जातात, ते बहुजन समाजाचं प्रतिनिधित्व करत नाही. म्हणून मित्र, बहुजन समाजाचा खऱ्या अर्थानं प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्यासाठी या देशामध्ये बहुजन समाज पार्टी आज लोकसभेच्या 400 जागावर इलेक्शन लढवत आहे. बहुजन समाज पार्टीचा स्पष्ट उद्देश असा आहे की या 400 लोकसभेपैकी जवळजवळ 10% जरी आमचे उमेदवार निवडून आले तर या देशाचा कारभार बहुजन समाजाशिवाय चालणार नाही. बहुजन समाज पार्टीचं असं म्हणणं आहे की जोपर्यंत या देशामध्ये बहुजन समाजाची सत्ता येणार नाही तोपर्यंत सवर्णांना आम्ही स्थिर सरकार येऊ देणार नाही. कारण स्थिर सरकार मजबूत सरकार असतं आणि मजबूत सरकार गोरगरिबांचे प्रश्न सोडत नाही, अन्याय अत्याचारामध्ये वाढ होत असते. मजबूर सरकार हे मात्र प्रत्येक 1.5 वर्षात इलेक्शन येत आहे
त्यासाठी मतासाठी तुमच्याकडे यावं लागतं, तेव्हा तुमचे मत तुम्हाला मिळाले पाहिजेत, तुमचे मत त्यांना मिळाले पाहिजे. यासाठी मात्र अन्याय अत्याचारापार घाबरून जातात. साहेब रस्त्याने येत आहेत, बाकी कार्यकर्ते बोलणार आहेत. मित्र मी एवढी आपल्यासमोर विनंती करतो की बहुजन समाज पार्टीच्या उमेदवारांना आपले अमूल्य मत देऊ. बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार आहेत, त्यांची निशाणी हत्ती आहे. प्रश्नावर आलेला आहोत आणि आपल्या पुढे पर्याय नाहीये की आपण मतदान कुणाला करायचंय. एवढा मोठा महत्वाचा प्रश्न आहे की आपलं मतदान हे श्रेष्ठ करणे आणि ते नेमके द्यायचे कुणाला. आणि अशा वेळी हे काम देताना आपल्याला काही पद्धतीवर पासून समजलं की आपलं मतदान हे योग्य व्यक्तीलाच दिलेलं आहे. आजपर्यंत आपण पाहिलं पक्ष पक्षामध्ये किती भांडणं झाली आहेत आणि पक्षाच्या
कार्यकर्त्यांना सांगण्यात येत आहे त्यांनी कृपया या ठिकाणी समोर जी जागा आहे रिकामी दिसत आहे, रिकाम्या खुर्च्या दिसत आहे, या खुर्च्यांवर बसण्याची कृपा करावी. दोस्तांनो, आम्ही या देशातल्या जातदांडगे आणि धनदांडगे विरुद्ध लढायला निघालो. अरे पावसाला भिवून मिळालो तर आम्ही यांच्या विरुद्ध लढू शकू काय? अरे बरसती धूप में बरसती वर्षा में और कड़ाके की सर्दी में जो हमारा साथ देंगे वही बहुजन समाज पार्टी के काफिले के सरदार होंगे. बरसती धूप में बरसती वर्षा में, बरसती धूप में बरसती वर्षा में जो हमारा साथ देंगे वही बहुजन समाज पार्टी के काफिले के सरदार होंगे. अरे बोला बहुजन समाज पार्टी तो, बहुजन समाज पार्टी तो, क्या बहुजन की राज करेगा, क्या बहुजन की राज करेगा. मित्रांनो, बहुजन समाज पार्टी एक उत्कृष्ट पार्टी आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, अरे पाऊस म्हणजे काय मोठी गोष्ट आहे काय? अरे ब्राह्मणवादाशी आपल्याला लढायचंय, मनुवादाशी आपल्याला लढायचंय. म्हणून माझ्या तरुण आणि बंधू आणि भगिनींनो, ज्या ठिकाणी घड्याळाचे 12 वाजल्याशिवाय राहणार नाही, फुल धुळीला आम्ही लागणाऱ्याशिवाय राहणार नाही. बहुजन समाज पार्टी येणाऱ्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर तिसरा पक्ष म्हणून अस्तित्वात येणार आहे. म्हणून बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन लढवत आहे. मतदार बंधू आणि भगिनींनो, या पावसाळा किंवा उन्हाळा आपल्याला घाबरायचं नाही. आज बाबासाहेबांचं नाव घेऊन झिरो कोण राष्ट्रवादीकडे कोण गेलेला आहे, कोण काँग्रेसकडे गेलेला आहे. या लोकांना आपल्याला जागा दाखवून द्यायची. बहुजन समाज पार्टी या लोकांना पाडल्याशिवाय राहणार नाही. असं महाराष्ट्रामध्ये वातावरण आम्ही केलेलं आहे. आम्हाला जो उमेदवार निवडून आणून दाखवायचा आहे, तो उमेदवार आम्ही निवडून आणू. जो उमेदवार आम्हाला पाडायचा आहे, तो उमेदवार आम्ही पाडू. अशा प्रकारची घोषणा या ठिकाणी करतो आणि माझं भाषण संपवतो. जय भीम, जय भारत. अरे ब्राह्मण की बोली में दम है, ब्राह्मण की बोली में दम है, क्षत्रिय की गोली में दम है, वैश्य की झोली में दम है, तो बहुजन समाज की टोली में दम है. बहुजन समाज की टोली में दम है और बहुजन समाज की टोली बहुजन समाज पार्टी आहे. यानंतर बहुजन समाज पार्टीचे नेते आणि बोपडी विधानसभा मतदारसंघातील आमचे उमेदवार माननीय नागेश सावुस्कार या ठिकाणी आपले विचार मांडतील. त्या अगोदर मी या ठिकाणी माननीय दिलीप वैपे या ठिकाणी असतील, त्यांनी या ठिकाणी येऊन मराठा महासंघ या संघटनेतर्फे पाठिंबा जाहीर. हॅलो, बहुजन समाज पार्टीचे नेते मान्यवर कांशीरामजी या ठिकाणी येत आहेत. बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, और बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है. बहुजन समाज पार्टीचा अरे फूले के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे शाहू के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे बाबा के सम्मान में, बीएसपी मैदान में. हॅलो, या ठिकाणी समोर जे कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित आहेत त्यांनी या ठिकाणी समोर मैदानामध्ये
मोदी पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, मोदी पे राज करेगा। कल से हम जब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कल से हम जब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। या ठिकाणी अंशरामजींचं आगमन झालेलं आहे. जनता करता संघर्ष करो. साथियों, बारिश का मौसम है, आप लोग बारिश में भीग रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास है. लेकिन प्रोग्राम में जब मुझे लाया गया है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं पूना में शनिवार वाला के सामने शूद्र और अति शूद्र समाज के लोगों से बात कर रहा हूं. शनिवार वाला के बारे में पूना के लोग जानते हैं कि ये पेशवा के राज का सेंटर था, जिसमें शूद्र और अति शूद्र का पतन हुआ. शूद्र और अति शूद्र के साथ अन्याय हुआ. उस अन्याय के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले उठकर खड़े हुए. ये सारी बात पूना के साथियों को अच्छी तरह से मालूम है. इसलिए जो बात आपको मालूम है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं. सिर्फ आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं. जो मूवमेंट महात्मा फुले ने शूद्र और अति शूद्र समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके शेठ जी भट्टी का मुकाबला करने के लिए 1848 में जो मूवमेंट शुरू की, वो मूवमेंट महाराष्ट्र में आगे बढ़ी. फिर उसका सेंटर पूना से हटकर कोल्हापुर हुआ. छत्रपति शाहू महाराज ने 1922 तक उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया. इसके कारण जिस शूद्र समाज को पढ़ना लिखना मना था, अंग्रेजों के राज में पढ़ने लिखने का मौका पहले ज्योतिबा फुले को मिला. उनके माध्यम से शूद्र अति शूद्र समाज के दूसरे लोगों को मिला. छत्रपति शाहू महाराज ने अपने धन का सदुपयोग करके बड़े बड़े स्कूल कॉलेज शुरू करके 40 हॉस्टल बनाकर शूद्र और अति शूद्र की बात को पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे बढ़ाया. ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के कारण, मनुवादी समाज व्यवस्था के कारण जिन लोगों को पढ़ना लिखना मना था, जुर्म था, उन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के दरवाजे खुले. इसी पुणे से खुले, इसी महाराष्ट्र से खुले. ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के आधार पर जो छुआछूत थी, जिसका जोर
सबसे ज्यादा पूना में था। जैसे छुआछूत का जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में लाहौर की एक कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि लाहौर में, पंजाब में, पंजाब के लोग मेरी बात आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो जहां छुआछूत का इतना जोर है जो देश के किसी दूसरे कोने में नहीं है। छुआछूत के खिलाफ छत्रपति शाहू महाराज ने संघर्ष किया। आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, आप लोगों से सीखकर ही मैं आगे बढ़ा हूं। आप लोगों से जानकारी हासिल करके मैं आगे बढ़ा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी छुआछूत के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में संघर्ष किया। हमारे महापुरुषों ने देश के कोने कोने में संघर्ष किया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के कलम से कानूनी तौर पर छुआछूत का खात्मा हुआ, छुआछूत का अंत हुआ। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की बात बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में और आगे बढ़ी, अंग्रेजों के राज में बढ़ी। अंग्रेजों के जाने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर 1930, 31, 32 में बात आगे बढ़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इंग्लैंड में जो हमारे लिए अधिकार हासिल किए थे वो इसी पूना में गंवाने पड़े। लंदन से अधिकार लेकर आए, इसी पूना में, पेशवा के पूना में बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट साइन करने पर मजबूर होना पड़ा। 50 साल बीते। 1982 में जब पूना पैक्ट को साइन किए 50 साल हो गए। मनुवादी लोगों ने, आर्या लोगों ने गोल्डन जुबली मनाने का प्लान बनाया पूना में। पूना के शूद्र और अति शूद्र ने मुझे दिल्ली से बुलाया पूना पैक्ट का धिक्कार करने के लिए। पूना पैक्ट का धिक्कार करने के लिए 24 सितंबर 1982 को मुझे पूना में बुलाया गया। हम लोगों ने सिर्फ पूना में नहीं, पूना से लेकर लाहौर तक हमारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो जलंधर तक, पूना से लेकर जलंधर तक 30 दिन के समय में 60 पब्लिक मीटिंग करके हम लोगों ने देश के कोने कोने में पूना पैक्ट का धिक्कार किया। पूना से लोग मेरे पास गए धिक्कार करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आर भोले की लीडरशिप में धिक्कार करने के लिए कहा था। हर साल हम पूना पैक्ट का धिक्कार करते थे। हम नारा लगाते थे, आर भोले करे पुकार, पूना पैक्ट का करो धिक्कार, पूना पैक्ट का करो धिक्कार। लेकिन आर भोले 1982 में जब 50 साल पूरे हो गए, आर्या लोग, मनुवादी लोग जब उसकी गोल्डन जुबली मनाने के लिए पूना में प्लान बनाया, उस मौके पर आर भोले आर्या लोगों के पैरों में जा चुके थे। उनकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर
वह एमपी बन चुके थे और आर्या लोगों ने आर.आर. भोले को त्याग किया कि जिस आर.आर. भोले ने बाबा साहब के कहने से पूना पैक्ट का अधिकार किया और कराया, उसको गोल्डन जुबली मनाने के लिए कांग्रेस वालों ने मजबूर किया। इसलिए पूना पैक्ट का अधिकार करने के लिए 24 सितंबर 1982 को मुझे पूना में आना पड़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ी। शूद्र शूद्र की बात जो पूना से शुरू हुई, कोल्हापुर में फली फूली, महाराष्ट्र से उसकी जड़ें उखेड़ी गई। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग गांधी जी के पैरों में जा गिरे। बाबा बाबा करते बापू बापू करने लग गए। किस लिए? एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। मुझे लगा कि अगर बाबा बाबा करना है तो इन लोगों को एमएलए एमपी बनाना जरूरी है। मैंने रास्ते ढूंढे, रास्ता निकाला, जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाया। कम संख्या से ज्यादा संख्या वाले लोग बनाए, कम वोट से ज्यादा वोट वाले लोग बनाए और ज्यादा वोट का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 89 में, देर तो बहुत लगी, 89 में पहली बार 2 मेंबर पार्लियामेंट और 15 एमएलए बाबा बाबा करके बनाए। मैंने सोचा कि बापू वाले शायद अभी सोचेंगे कि बाबा के नाम पर भी एमएलए एमपी बन सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं सोचा है। आज भी बापू वालों के पैरों को चाटने के लिए महाराष्ट्र के लोग आज भी ललायत हैं। गांधी जी के पैरों में गिरने के लिए आज भी वो ललायत हैं। बाबा को तो सिर्फ फूल माला दिखाते हैं, मोमबत्ती दिखाते हैं। इसलिए साथियों, एमएलए एमपी बनाकर हम लोगों ने बात को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकारें बनाई। जो महाराष्ट्र की मांगनी थी वो मांगनी उत्तर प्रदेश ने पूरी की। बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांगनी थी, वो मांगनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरी की, आगरा में पूरी की। छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर कुंभी लोगों ने मांगनी शुरू की, वो मांगनी आज तक नहीं मानी गई। कोल्हापुर में जब मैंने उनसे कहा कि भाई इसके लिए संघर्ष करें, मैं आपके साथ हूं, हम ये मांग पूरी कराएंगे। बाला साहब ठाकरे ने कहा कोल्हापुर में जाकर कि घनश्याम की महाराष्ट्र में क्या जरूरत है, ये काम तो हम लोग ही कर लेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर बाला साहब ठाकरे को मौका मिला, पवार की जगह, पवार तो ये काम कर नहीं रहा है, लेकिन अगर बाला साहब को मौका मिला तो ये करेगा। कहता तो है करेगा, देखेंगे करेगा या नहीं करेगा। 4.5 साल बाला साहब की सरकार चली, आज तक वो मांगनी पूरी नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे हमारी सरकार बनी, हमने 1 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र की मांगनी, मराठों की मांगनी, हमने कानपुर में जहां छत्रपति शाहू महाराज 1 दिन के लिए कुर्मी महासभा को संबोधित करने के लिए गए थे, 200 एकड़ जगह पार करके छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी बनाई। हमने सोचा
कि भाई फुले की तो कोई मांगनी नहीं है, लेकिन ये काम तो फुले ने शुरू किया, वो पीछे न रह जाए। इसलिए रोहिलखंड में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रोहिलखंड है, जिसकी राजधानी बरेली थी। बरेली में महात्मा फुले के नाम पर बगैर मांगनी के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने सोचा कि महाराष्ट्र के लोग जो बुद्धिस्ट बनने के बाद भी सहूलती के चक्कर में हैं, सहूलती वाले बुद्धिस्ट, कहीं बाद में न कहें कि बुद्धा को तो छोड़ दिया इन्होंने। इसलिए जमुना के किनारे दिल्ली से दूसरी तरफ 3 जिलों में से एक तहसील काट करके गौतम बुद्ध नगर बनाया और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। इसलिए साथियों, जो आप लोग महाराष्ट्र में मांगते रहे, वो शूद्र और अति शूद्र समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर ये काम हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए साथियों, पुणे में मैं बोलना तो नहीं था ज्यादा, लेकिन बारिश थम गई है। शायद कुदरत चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं, इसलिए मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है और इस विश्वास के साथ रखी है कि शूद्र और अति शूद्र समाज, जो इस देश के मूल निवासियों का समाज है, शूद्र और अति शूद्र समाज, खड़े हो, खड़े हो, जो इस देश के मूल निवासियों का समाज है, जिनको आर्य लोगों ने इस देश में लंबे अरसे तक गुलाम बनाकर रखा। उनकी मूवमेंट 1848 में इस पूना से शुरू हुई और आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ के 7 सूबों में शूद्र और अति शूद्र की मूवमेंट जोर पकड़ चुकी है। आज ये मूवमेंट जोर पकड़ चुकी है। आज जिस उत्तर प्रदेश को आर्य लोग आर्यावर्ता कहते हैं, उस आर्यावर्ता में शूद्र और अति शूद्र समाज बड़े पैमाने पर तैयार होकर आर्य लोगों को चैलेंज करने के लिए मैदानी जंग में है। आज जो चुनाव हो रहा है वो आर्य लोगों के बीच में, शूद्र और अति शूद्र के बीच में उत्तर प्रदेश की 85 सीटों पर संघर्ष हो रहा है। आप लोगों की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। आप क्या करते हैं आप जाने, शिवसेना जाने, बीजेपी जाने और ब्राह्मणवादी मनुवादी जाने, उनके गुलाम जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ 7 सूबों में क्या हो रहा है, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग 85 सीटें उत्तर प्रदेश की और 65 सीटें उत्तर प्रदेश के चारों तरफ की, 150 सीटों पर हम लोग आर्य लोगों को आर्यावर्ता में चैलेंज करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरे। महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं ये तो आप जाने। मेरी पार्टी तो महाराष्ट्र की बेसलेस पार्टी है। मेरी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई आधार नहीं है। जब फुले का आधार नहीं है, शाहू का आधार नहीं है, अंबेडकर का आधार नहीं है, तो कांशीराम का क्या आधार होगा? कांशीराम किस बात की मूली है? जब आप लोग फुले शाहू अंबेडकर को चाट गए हैं तो कांशीराम किस बात की मूली है? इस बात को समझकर मैं कोई दावा नहीं करता हूं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में कोई दावा नहीं करता हूं,
लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग जो शूद्र अति शूद्र की मूवमेंट को, फुले शाहू अम्बेडकर की शुरू की हुई मूवमेंट को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो स्वागत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ, ये जानते हुए कि मैं पेशवा के इस महल के सामने शूद्र और अति शूद्र को अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। अपनी बात कहने के लिए मैं शूद्र और अति शूद्र को कहने आया हूँ। अगर पेशवा के कुछ लोग भी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम कोई छुप छुप कर काम नहीं करते हैं, हम छुप छुप कर बाबा बाबा नहीं करते हैं। हम फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा, जो शूद्र और अति शूद्र के हित की विचारधारा है, उस विचारधारा को उछालकर हम आगे बढ़ रहे हैं और देश भर में आगे बढ़ने का इरादा रख रहे हैं। देश भर में आगे बढ़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना जरूरी था। इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर का रूल है, उस रूल को पूरा करने के लिए 1996 में बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने शूद्र और अति शूद्र को अपने पैरों पर खड़ा करके उनकी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को मान्यता नहीं है, हमारी पार्टी का सिंबल महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन नेशनल पार्टी होने के नाते देश के हर प्रदेश में हम नारा लगा सकते हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया और जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट ने गंवाया। इस हाथी को मैंने हिमालय पर्वत से नीचे स्वारक की पहाड़ियों में जाकर पकड़ा। स्वारक की पहाड़ियों में पहले मैंने मान्यता हासिल की, फिर उत्तर प्रदेश इस संबल के आधार पर हम लोगों ने कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया है। मेरी तो चाहत नहीं थी महाराष्ट्र में खड़े करने की, लेकिन कुछ साथी जो चाहते हैं कि फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा फिर से महाराष्ट्र में लाई जाए, उनकी चाहत को ध्यान में रखकर मैंने कुछ उम्मीदवार खड़े किए जिनका चोर निशान हाथी है। हाथी पर मोहरे लगाकर आप लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की कोशिश करें, ऐसी अपील करने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूं आप लोगों के बीच में। शूद्र अति शूद्र की मूवमेंट जहां से शुरू हुई, फुले के शहर में आप लोगों से भी अपील करने के लिए मैं पहुंचा हूं। आप लोगों ने मेरी अपील को सुना है, इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। ऐसी अपील करते हुए, सहयोग की उम्मीद रखते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। या ठिकाणी एवढ्या पावसात देखील बहुजन समाज पार्टीचे हॅलो, या ठिकाणी बहुजन समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खासदार कांशीरामजी पार्टीचे कार्यकर्ते यानंतर उमेदवारांच्या उमेदवार कांशीरामजींच्या सोबत उभा राहून उमेदवारांच्या उमेदवार कांशीरामजींच्या सोबत उभा राहून आपल्या सर्वांसमोर
आपल्याला अभिवादन करतील. बहुजन समाज पार्टीचे हे उमेदवार बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान. ब्राह्मणवाद ने क्या किया, सत्यानाश किया. ब्राह्मणवाद ने क्या किया, सत्यानाश किया. कांचीराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आले बघा धावोनी हाती लागे ओनी डोळे. या ठिकाणी आपण मान्यवर कांचीरामजी कापड या ठिकाणी राहणार आहेत. त्या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमाला आपल्या सर्वांनी उपस्थित राहावे ही विनंती करतोय. आजच्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला, मुळात पाऊस असूनही उपस्थित राहिला याबद्दल आम्ही आपल्या सर्वांचे आभार करतो. त्यानंतर या ठिकाणी मान्यवर कांचीराम यांची जाहीर सभा होणार आहे. आप चाय चाय ले मला काय म्हणायचे साहेबाला जरा फ्रेश करतो मी. पाणी तापू कुठं नाही तुम्ही बसा. चाय लिया बस, पानी को चाय हाँ भाई, इनको तो ऊपर जाना होगा ना. जाना है तो इधर क्यों साइड हटना, साइड से.
नहीं था करना है, काम था उधर। खोलना है, बंद कर। शीशा में ना बेटा नहीं, मुझे कैसा लगा शीशा में खींचना। वाइट बाहर भी है, तेरे से इसको बाहर भी जगह है, तेरे से सारे दादा इसमें फूल चढ़ाओ फुल आणते संतोष नगर है इससे। हाँ संतोष मंदिर ये खोलना जरा, खोल के रखो, खोल के रखो, खोल के रखो। हवा वगैरह बहुत तेज आती है इधर। फूल आणले का? हाँ बस ठीक है, सब जगह एक मिनट। गुरु जी के लिए गरम भी थोड़ा अच्छा वो गुरु पंजाब वाला। हाँ उनके लिए 3 रूम है ऊपर, तो ये उनके दावे में दे रहे हैं अपन, उन नहीं काम कर रहे, वो समझा रहे समाज के लिए, तो उनको ही दे देंगे, ये दिया कोई देना, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ नहीं, हम सिर्फ कार्यक्रम वगैरह करेंगे इसके अंदर। गुरु लोगों की समझ का तो इधर भी ऐसा तेरे जगह है, अंदर आइए चलो दादा तो उधर सब हाथ रखी है। हाँ? तो सब हाँ इकडून ये. थांबा ते. शाळा आहे का? बस झालं आता. चल, बसून घ्या आता. बाकी सगळे बसून घ्या आता. बसून सर्व डॉक्टर पूछ रही है. यार इकडून बड़ा लड़का किधर है? लक्ष्मण 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 इकडे आ गया. गिलास बदल. हाँ वो से बस 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 हाय हाय और खालून माईक आणली. और चुनाव से संबंधित बातें कर रहा हूँ. और जो चुनाव से संबंधित बातें कहनी थी वो तो मैंने वो पेशवा का महल है उसके सामने शनिवारवाड़ा के सामने कही है मैंने बात. अब ये तो इन्होंने गुरुजी के लिए बनाया है.
क्या नाम सभागृह रखा है, सभागृह गुरु रविदास रविदास जी। सभागृह इन्होंने बनाया है। तो उसके उद्घाटन के लिए मुझे इधर बुलाया। इसका उद्घाटन हो गया, इसके बाद आप लोग ये सभा का इसमें सभा वगैरह करते रहे। तो अभी ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन से क्षेत्र में? पर्वती पार्वती भी सामने ही हमें रखा। ये बात पर्वती लगे। ये पार्वती का एरिया है मेरा ख्याल, जिसमें हम रहूँगा कि इनको भी वोट दे देंगे। हैं? वैसे तो ये लोग अब ये आप लोगों को त्याग कर रहे हैं, ये आपसे कहेंगे, लेकिन मैं आया हूँ, मैं भी कह देता हूँ। मैं तो सबके लिए कहूँगा जिसको हाथी निशान मिला है सबको वोट देना चाहिए। और ये तो वोट का समय है, और वोट के बाद फिर चुराने के लिए आता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तमन्ना थी कि मैं इधर इसका चुनाव के मौके पर उद्घाटन वगैरह की सबको मैं नहीं करता हूँ। क्या हो जाता है, बनाया है वगैरह का सब जितने आपने कार्यक्रम सब कार्यक्रम चुनाव के मौके पर जो भी कार्यक्रम है जैसे चलता रहे, तो इसलिए तो आप लोगों से और मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। चुनाव के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, जिम्मेवारी निभाएं। और हाथी का हमारा निशान है, उसके ऊपर जितने ज़्यादा मोहरे लग जाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। अब पता नहीं कितनी आप लोग लगाने वाले हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको लगाना चाहिए। और मुझे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने उधर शनिवारवाड़ा के सामने बोला है कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ के जो 7 सूबे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान हमारा रहता है। जब तक मैं बाहर घूम रहा हूँ तब तक मायावती ने उधर संभाला हुआ है। और कल GTV वालों ने बताया था उनके प्रोग्राम के बारे में, तो प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है। चारों तरफ घूमने के बाद फिर मैं भी उत्तर प्रदेश और उसके चारों तरफ के सूबों में, तो 6 तारीख के बाद 5 तारीख का पहला चरण है, तो वो जगह जगह घूम रहा हूँ। 6 तारीख से फिर मैं उधर ही रहने वाला हूँ और उधर रहकर उसको इस बार हमें अच्छा रिजल्ट दिखाना है। और जल्दी से जल्दी हमें अपनी पार्टी को देश की 1 नंबर की शक्ति बनाना है, तो इसलिए 1-2 साल इसमें लगेंगे। आप लोग भी बीच में लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग तो मेरा ख्याल सारे उधर से ही आए हैं, आप सब लोग तो सारे ने हाँ, थोड़े बहुते उधर से है। कुछ लोग इधर से भी हैं। तो इस चुनाव में आप लोग बहुजन समाज पार्टी को जितना बढ़ावा दे सकते हो उतना दें, और जैसे देश में इसको आगे बढ़ा रहे हैं वैसे साथ साथ आप भी करने की कोशिश करें। यही कहने के लिए मैं आया हूँ, और आप लोग इकट्ठे हुए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँ। जय हिंद। बड़ौदी दर्शन में बड़ौदी मतदार संघ में आपने एक सभा लगा दी है।
थोड़ा ऐसा थोड़ा ऐसा तुम्ही बाकीचे लोक खाली जेवण करून जायचं सगळ्यांनी. बाकी मंडळीला सगळ्यांनी खाली जेवण करून जायचं. जेवण आहे बनाते वक्त करो ना, खिलाते होत नाही. खिलाते होत नाही. बनाते वक्त तो मेरी हो जाती बस एक मारा आणि जावा. बस बंद हो गया. एक बस मास्टर जी मिले थे ना, हाँ हाँ वो चले गए उधर? अरे वो लड़की आपके पास थी ना दीपा, हाँ उसका छोटा भाई जो था छोटा हाँ वो नीचे पैर उड़ा था, गिर पड़ा था नीचे, मैंने उसको उठा के कर रखी है. ना भीड़ थे ना, कितनी भीड़ थी उधर, अच्छा वो नीचे गिर पड़ा पैर, कौन है? वही लड़की है दीपा.